आज के इस टेकी टाइम के अंदर हम यूनिवर्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानते हैं। हमें साइंस की ओर से भी काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो मिल रहा है यूनिवर्स के बारे में, और हम कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स के बारे में जो भी रिसर्च है उसको कंटिन्यू रख रहे हैं। गवर्नमेंट और काफ़ी सारी इवन प्राइवेट कंपनी भी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है। इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद भी एक मिस्टीरियस सब्सटेंस ऐसा है जिसके बारे में हमें काफ़ी कम पता है, या फिर जितना भी पता है उसके लिए हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस किए। उस चीज़ का नाम है डार्क मैटर। अब ये डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जीज क्या होती है, इसके बारे में हम आज आपको इस पॉडकास्ट के अंदर बताने वाले हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी थियरीज अवेलेबल है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, और इसका जो नेचर है उसको तो हम अभी कहीं ना कहीं इतना अच्छे से समझ नहीं पाए, लेकिन हमें किस तरह से ये चीज़ होती है इसके बारे में पता है, या फिर जो डार्क मैटर होता है उसको हम बिना देखे किस तरह से बता सकते हैं कि वो वहाँ पे है। वो सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम उसको देख नहीं सकते। तो इस चैलेंज को लेके साइंस ने किस तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है वो घूमने वाला है। सो दिस इज यस पटेल, यू आर लिसनिंग टू नोवेल सीरीज बाय स्ट्रेटिफाई। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। जब भी हम स्पेस के और देखते हैं, या फिर जब भी हम आसमान को देखते हैं रात के टाइम में, तो हम नोटिस करते हैं कि कितने सारे स्टार्स जो है वो अवेलेबल है। और ये स्टार्स काफ़ी ब्राइट होते हैं, कुछ थोड़े कम ब्राइट होते हैं, और इसका बेसिक रीज़न आपको पता है कि वो डिफरेंट डिस्टेंस पे होते हैं और डिफरेंट एनर्जीज जो है वो रिलीज़ करते हैं। और यही जो स्टार्स ब्राइट दिख रहे होते हैं हमको, उन्हीं स्टार्स के बीच में कहीं ना कहीं हमारे प्लैनेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी उन्हीं स्टार्स की तरह दिखते हैं। और ये जितने भी चीज़ें हम नोटिस करते हैं यूनिवर्स के अंदर, या फिर हमारे पर्टिकुलर जितना भी हम स्पेस देख सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लाइट एमिट करते हैं। वो या तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अगर मैं बात करूँ प्लैनेट्स के बारे में तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन जहाँ पे हम स्टार्स की बात करते हैं वहाँ पे वो खुद की लाइट जो है वो एमिट कर रहे होते हैं। तो ये जितने भी स्टार्स जो है वो कहीं ना कहीं लाइट एमिट कर रहे होते हैं, या फिर जो भी प्लेनेट होंगे वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। और हम ये रिफ्लेक्शन या फिर ये जो एमिशन होता है लाइट का, उसको टेलीस्कोप जैसी चीज़ों से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जितने भी प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करके आपको विजिबल लाइट को एक्सरे में कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। तो जितने भी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ या फिर ये जितने भी स्टार्स वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको एक्सरे के फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होती है। जो भी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं वो काफ़ी सारी वेवलेंथ को यूज़ करते हैं, और वो डिफरेंट वेवलेंथ को यूज़ करके एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं, या फिर कंक्लूज़न पे आते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें पता चल सके कि वो कितने दूर है, या फिर वो कितनी उनकी एज है, कहीं ना कहीं उनका कितना एक्चुअल साइज़ या शेप है। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके वो काफ़ी सारे कंक्लूजन पे आते हैं। और ये स्पेक्ट्रम की एक यूनिक क्वालिटी ही एक पॉसिबल वे है डार्क मैटर को एक्चुअली ऑब्जर्व करने का, और इसी की वजह से साइंटिस्ट ने इनको पर्टिकुलरली डार्क मैटर का नाम दिया है। स्पेसिफिकली एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये पर्टिकुलर डार्क मैटर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, और काफ़ी सारे रिसर्च के बाद वो काफ़ी सारी थियरीज पे आते हैं, और वो अपना काफ़ी सारा टाइम जो है वो इन थियरीज को देते हैं। जैसे कि आपको और जितने भी साइंटिस्ट अवेलेबल है सबको पता है कि डार्क मैटर जो है वो किसी भी प्रकार से लाइट को एमिट नहीं करता है, तो आप उसे अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। और जहाँ पे बात होती है स्पेक्ट्रम की, तो यहाँ पे कोई भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो लाइट ही एमिट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ग्रेविटी से कनेक्शन मिलता दिख रहा है, लेकिन ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के बाद भी
एस्ट्रोफिजिसिस्ट एक्चुअल में अभी भी अनश्योर है कि ये डार्क मैटर एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि साइंटिस्ट को एक्चुअल में ये नहीं पता कि डार्क मैटर क्या है, लेकिन उनको ये पता है कि डार्क मैटर क्या नहीं है। और उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जितने भी ये गैलेक्सी है उनके टोटल मास से 80% जितना तो डार्क मैटर ही कंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेगुलर चीज़ें, जितना भी ये रेगुलर मैटर होता है, फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए और जितने भी सब्सटेंसेस हो गए, उनसे 4 गुना ज़्यादा डार्क मैटर जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो आप, और उतना ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जब आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, किसी चीज़ को अच्छे से देख नहीं सकते, तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये एक्चुअल में डार्क मैटर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। जितने भी एविडेंसेस अवेलेबल है और जितने भी सपोर्टिव प्रॉपर्टीज़ है उनके अकॉर्डिंग हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो उसमें से सबसे पहले सेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन है डार्क मैटर एक्चुअल में स्टार के मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को थोड़ा गहराई से समझने की ट्राई करते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने स्पाइरल गैलेक्सी को, मतलब कि हमारी मिल्की वे को काइंड ऑफ, वो भी एक स्पाइरल गैलेक्सी का ही टाइप है। तो मिल्की वे के अंदर उन्होंने एक वेलोसिटीज़ का ग्राफ जो है वो प्लॉट किया, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन थी कि जो स्टार्स है वो एक्चुअल में कितने डिस्टेंस पे है स्पाइरल के सेंटर से, और वो कितनी फास्ट मूव कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या है। तो इस पर्टिकुलर 2 चीज़ों का ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया गया, और इस पर्टिकुलर 2 चीज़ों के ग्राफ के ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया, और उनको पता चला कि कुछ स्टार जो है वो उनके डिस्टेंस के हिसाब से और उनके मास के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहे, वो कुछ और ही स्पीड पे जा रहे हैं, और इवन उनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो काफ़ी दूर है हमारी पर्टिकुलर गैलेक्सी के सेंटर से। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसका सिर्फ एक ही पॉसिबल वे है कि कोई ऐसा एट्रैक्शन है या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे उन्हें एक फोर्स जो है वो मिल रहा है, और उस फोर्स की वजह से वो जो है फास्टली मूव कर रहे हैं। और इसका भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि डार्क मैटर जो है वो एक प्रकार से इन स्टार्स को फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा कंक्लूजन निकल के आता है कि आउटर स्पेस में कहीं ना कहीं डार्क मैटर जो है वो एग्जिस्टेंस पे है, और उसके एग्जिस्टेंस के आधार पे एक फोर्स लग रहा है, और उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो स्टार है उसकी एक डिफरेंट स्पीड जो है वो निकल के आ रही है। तो यहाँ पे ये एक थियरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद दूसरा एक सेक्शन आता है जिसके अंदर हमें बताया गया है कि किस तरह से डार्क मैटर जो है वो गैलेक्सी के मास के कैलकुलेशन से थोड़ा सा मैसअप करता है। तो इसके बारे में थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। 1933 में फ्रिट्ज ज्विकी नेम के एक स्विस एस्ट्रोनॉमर ने इसके ऊपर एक रिसर्च की थी, और उन्होंने फर्स्ट टाइम इस डार्क मैटर को डिटेक्ट किया था। तो उन्होंने किस तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ पे रिसर्च की, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो उन्होंने कोमा क्लस्टर के मास को 2 मेथड से कैलकुलेट किया। सबसे पहला उन्होंने गैलेक्सी की वेलोसिटीज़ को मेज़र किया था, और इसके अंदर इन्होंने लाइट की रेज की जो एमिशन होती है उसके जो शिफ्ट्स होते हैं, मतलब कि जो भी डिफरेंस होता है उनकी पोजीशन में, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कंक्लूजन्स जो वो लिए थे। सेकंड कैलकुलेशन मेथड उन्होंने यूज़ किया था यूजिंग द टोटल ब्राइटनेस ऑफ क्लस्टर। तो इन दोनों कैलकुलेशंस के रिजल्ट को उन्होंने जब कंपेयर किया तो उनको एक चीज़ पता चली कि गैलेक्सी की जो वेलोसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी मास कैलकुलेशन का आंसर निकल के आता है वो काफ़ी ज़्यादा है जब उनको कंपेयर करेंगे कोमा क्लस्टर वाले टेक्निक्स से, जिसके अंदर हम ब्राइटनेस को कैलकुलेट करके उसका मास जो है वो कैलकुलेट कर रहे थे।
तो यहाँ से जो आइडिया होता है कि ये जो एक्स्ट्रा मैटर आ रहा है ऑफ कोर्स वेलोसिटी की वजह से, वो कहीं ना कहीं डार्क मैटर हो सकता है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आया कि जो भी हम लाइट्स देख रहे हैं, सिर्फ उतने ऑब्जेक्ट्स का अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा एक्चुअल मास से। और इस छोटे से चीज़ से उन्होंने डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट को एनलाइट किया और कहीं ना कहीं डार्क मैटर जो है फर्स्ट डिटेक्ट किया। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से डार्क मैटर जो है वो आज के टाइम में इतना ज़्यादा पॉपुलर है और कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। इन सारे रिजल्ट्स के बाद काफ़ी सारी मॉडर्न टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पे भी काफ़ी सारे ऐसे ही कंफ्यूजिंग पार्ट्स निकल के आए थे, जहाँ पे एक साइड में हमें कुछ और दिख रहा है और दूसरी साइड हमें कहीं पे कुछ ना कुछ और रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही कंफ्यूजन में हमने 50 इयर्स निकाल दिए और ऐसी हाइपोथेसिस को हो जनरली रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन 50 इयर्स के बाद जो हुआ उसके बारे में हम हमारा थर्ड सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है डार्क मैटर बेंड्स द लाइट। तो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये सारी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होने के बाद एक टाइम पे साइंटिस्ट ने या फिर एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ ऐसी चीज़ को ढूंढ निकाली या फिर कोई ऐसी टेक्निक को ढूंढ निकाली जिससे हम एक्चुअली ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर जो डार्क मैटर होता है उनको एक्चुअली डिस्कवर कर सके और उनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान सके। तो इस टेक्निक का नाम था ग्रेविटेशनल लेंसिंग और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम की जो टेक्निक होती है ये एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, सिंपल सा फैक्ट कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा स्पेस के अंदर वो अपने अराउंड एक डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा और इस डेंसिटी की वजह से एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो आसपास के ऑब्जेक्ट को मिलने वाला है। तो ये बेसिक रूल के ऊपर ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक जो है वो स्टेट करती है। और जैसे कि हमें पता है कि जब लाइट जो है वो ट्रैवल करती है ये डेंस स्पेस से, तो वो बेंड होती है कहीं ना कहीं। और आप ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियरली देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से सन एक्चुअली एक स्टार की लाइट को बेंड कर देता है। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन वो जस्ट एक एग्जांपल था कि किस तरह से एक ग्रेविटी की वजह से लाइट जो है वो बेंड हो सकती है। और अगर आपको ये चीज़ और अच्छे से समझनी है तो आप एक शीट को ले लो, एक फ्लैट शीट को ले लो और ऐसा समझो कि ये शीट हमारा स्पेस है और ये जो शीट है वहाँ पे हमने काफ़ी सारे बॉल्स को रखे हैं जो कि हमारे प्लैनेट्स या स्टार्स हो गए। और जब आप इन बॉल्स को रखोगे तो आप देखोगे कि एक कर्वेचर जो है वो वहाँ पे बन रहा है और उस कर्वेचर की वजह से उसके आसपास के ऑब्जेक्ट या तो उससे नज़दीक आ रहे हैं या फिर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के नज़दीक जा रहा है क्योंकि वो ज़्यादा हैवी है। तो ये मास के अकॉर्डिंगली सारे कर्वेचर क्रिएट होंगे। तो ये सेम चीज़ें हमें स्पेस के अंदर भी देखने को मिलती है, बस वहाँ पे डायमेंशंस थोड़े से डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने जो शीट बनाई वो 2D में थी काइंड ऑफ, लेकिन स्पेस जो है वो 3D में होता है और वहाँ पे 3D में सारी चीज़ें हो रही होती है। तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं ले जाते हैं, इसको सिंपल रखते हैं। सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसका उतना ज़्यादा मास होगा और वो अपने मास के अकॉर्डिंग एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा और वो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से लाइट जो है वो बेंड होगी। ये सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट के बेस पे आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर डार्क मैटर को डिटेक्ट कर सकते हो कि कितनी ज़्यादा लाइट जो है वो कहीं ना कहीं बेंड कर रहा है। उसके बेसिस पे आप उसका मास डिटेक्ट कर सकते हो और उसका एग्जिस्टेंस भी काइंड ऑफ आप डिटेक्ट कर सकते हो। तो इस ग्रेविटेशनल लेंसिंग नाम की टेक्निक की मदद से साइंटिस्ट ने टोटल मास जो है वो कैलकुलेट किया था बुलेट क्लस्टर का और इसके अंदर डार्क मैटर भी इंक्लूडेड था।
तो ये थे वो 3 मेजर सेक्शंस जो कि हमने आज यहाँ पे डिस्कस किए, और इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि डार्क मैटर जो है वो अराउंड 63% जितना एग्जिस्ट करता है हमारे ओवरऑल यूनिवर्स में, और ये इतनी ज़्यादा मात्रा में है फिर भी हमें इसके बारे में काफ़ी कम पता है। तो इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च होनी बाकी है अभी भी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डार्क एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, लेकिन वो अभी अनक्लियर है और साइंटिस्ट ने अभी हमें कहीं ना कहीं उसके बारे में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी है। इस डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा रिसर्च करने से और ज़्यादा इसके बारे में समझने से हमें यूनिवर्स के बारे में और अच्छे से गहराई में समझ मिलेगी, और इसके अंदर हमें ये चीज़ भी पता चल सकती है कि एक्चुअल में यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट हुआ था और उसका ओरिजिन क्या है। तो इसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। तो ये कहीं ना कहीं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और पार्टिकल फिजिक्स के साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग टॉपिक रहा है, और वो कॉन्स्टेंटली डार्क मैटर को जो है वो अपने रिसर्च में इंक्लूड करते ही है और इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने की ट्राई करते। तो ये था आज के एपिसोड में। आई होप आपको पसंद आया होगा कि किस तरह से डार्क मैटर जो है वो वर्क करता है, और क्या ये डार्क मैटर है वो भी आपको पता चल गया होगा, और इसका एग्जिस्टेंस के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे जो कि डार्क मैटर से रिलेटेड है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग के अंदर तो आप हमें कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, ताकि हम जो आपको उसका आंसर हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दे पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।